हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है बिना स्टडी क्लासेस पे। और दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, सीटेट 2021 आने वाला है, तो उससे पहले हम सीटेट के पुराने साल के पेपर सॉल्व करेंगे। ओके दोस्तों, तो बने रहिए और देखते रहिए। तो दोस्तों, ये जो मेरे पास सेट है, ये सेट ए है और ये पिछला पेपर हुआ है जो 8 दिसंबर 2019 को उसका है, और हम केवल मैथ का पेपर सॉल्व करेंगे। ओके दोस्तों, तो आप देखते रहिए। मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा और मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आएगा। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं। देखो, इसमें जो सबसे पहला क्वेश्चन है 31, तो इस क्वेश्चन की बात करते हैं। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन में क्या है, ये कह रहा है कि 3 ब्रांड ए बी सी के पेन क्रमशः 10, 12 और 24 के पैकेट में उपलब्ध हैं। यदि एक दुकानदार को तीनों प्रकार के पेन समान संख्या में खरीदने हैं, तीनों प्रकार के पेन क्या है, समान संख्या में खरीदने हैं, तो उनके द्वारा खरीदे जाने वाले पैकेटों की न्यूनतम संख्या क्या होगी। तो उसके द्वारा खरीदे जाने वाले पैकेटों की क्या बतानी है हमें, न्यूनतम संख्या क्या होगी, हमें ये बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 31, इसका मतलब ये हुआ कि उसे 3 तरह के पेन खरीदने हैं, ए बी और सी। कौन कौन से, ए बी और सी। जो ए टाइप के पैकेट में जो ए हैं, वो एक पैकेट में कितने हैं, 10, और बी टाइप के कितने हैं, 12, और सी टाइप के दोस्तों कितने हैं, 24। लेकिन इसने क्वेश्चन में क्या कह दिया कि खरीदे जाने वाले पैकेटों की न्यूनतम संख्या। तो आपको पता है, जहाँ पे अगर अधिकतम की बात करें तो वहाँ एचसीएफ लेते हैं, और जहाँ न्यूनतम की बात करें तो क्या लेते हैं, एलसीएम। तो दोस्तों, हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे कि 10, 12 और 24 का क्या ले लेंगे, एलसीएम लेंगे। अगर जिनको पता है तो वो तो डायरेक्ट कर लेंगे कि जो इसका एलसीएम आएगा वो कितना आएगा, 120 आएगा। कितना आएगा, 120 आएगा। चलो, अगर जिनको नहीं आता तो मैं बता देता हूँ। यहाँ पे देखो, 2 पंजे 10 और 2 छिंगे 12, और 2 से ये 12 बार कट जाएगा। फिर 2 से काटोगे तो ये 5 बार, ये 3 बार, और ये कितने बार कटेगा, 6 बार। फिर 2 से काटो दोस्तों तो ये 5 ही रहेगा, ये 3 रहेगा, ये 3 रहेगा। अब देखो, 3 से काट लो तो ये 5 रहेगा, ये 1 हो जाएगा और ये भी 1 हो जाएगा। अब दोस्तों, किससे कटेगा, 5 से। तो एक बार 1 और 1, तो इसका एलसीएम देखो, 5 दिया 15, और 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, 60 दूनी 120। तो यानी उसे हर तरह के समान पेन खरीदने। तो इसका मतलब दोस्तों ये हुआ कि उसे ए टाइप के, बी टाइप के, सी टाइप के, देखो उसे ए के भी 120 खरीदने पड़ेंगे, और बी के भी 120, और सी के भी 120, हर टाइप के सेम पेन खरीदने हैं। अगर ये पूछा होता कि कितने खरीदने, तो हम ये बता देते, लेकिन हमसे पूछा क्या है, तो उसके द्वारा खरीदे जाने वाले पैकेटों की, हमसे क्या पूछा है, पैकेटों की। अब देखो, ए टाइप के पेन है, वो एक पैकेट में कितने, 10, तो 120 में कितनी पैकेट बन जाएंगी, इतनी। देखो, बी टाइप के एक पैकेट में कितने, 12, तो बी टाइप की पैकेट कितनी बन जाएंगी, इतनी। अब देखो, सी टाइप के एक पैकेट में कितने, 24 पेन दोस्तों, कितने, 24 पेन। तो इसे काट लो। तो देखो, इसे काटेंगे तो ये कितने बार कट जाएगा, 12 बार। इसे काटेंगे तो ये कितने बार कट जाएगा, 10 बार। और इसे काटेंगे तो ये दोस्तों कितने बार कट जाएगा, 5 बार। इसका मतलब उसे ए टाइप के 12 पैकेट खरीदने पड़ेंगे, बी टाइप के 10 पैकेट खरीदने पड़ेंगे, और सी टाइप के कितने पैकेट खरीदने पड़ेंगे, 5। तो देखो, इसका राइट आंसर कौन सा है, 4। ए टाइप के 12, बी टाइप के 10 और सी टाइप के कितने, 5। दोस्तों, समझ में आया। आगे दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है कि एक वर्ग की भुजा 4 सेंटीमीटर है। एक कोई वर्ग है, तो चलो हम वर्ग बना लेते हैं। कौन सा, क्वेश्चन नंबर 32 की बात करते हैं। दोस्तों, कोई वर्ग है, लो हमने ये वर्ग बना दिया। ये कह रहा है, इस वर्ग की जो प्रत्येक भुजा है वो कितनी है, 4 सेंटीमीटर है। वर्ग की जो प्रत्येक भुजा कितनी है, 4 सेंटीमीटर है। इसे काटकर 4 बराबर वर्गों में विभाजित किया गया है, तो प्रत्येक छोटे वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। हमने इसे काट दिया, तो पहले इसका क्षेत्रफल निकाल लो। अगर दोस्तों इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। क्या होता है, भुजा स्क्वायर। तो इसकी भुजा कितनी, 4, तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो दोस्तों कितना हो जाएगा, 16। तो यानी इसका जो क्षेत्रफल है कितना है, 16। नहीं, लेकिन हमने इसे 4 बराबर भागों में क्या कर दिया, काट दिया। 4 बराबर भागों में काट देंगे तो 16 को 4 में, 4 भागों में काटेंगे तो कितने बार, 4 4 बार। तो यानी इसका भी 4 आएगा, इसका भी 4, और इसका भी 4, और इसका भी 4। तो इसके प्रत्येक भाग का जो क्षेत्रफल होगा वो कितना होगा दोस्तों, 4 होगा। कितना होगा, 4 होगा। आपको ये बात समझ में आई होगी, 4 होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो भी कौन सा है दोस्तों, ऑप्शन ए सही है, 4। अब देखो, ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन, आपको दिखाई दे रहा है, क्वेश्चन नंबर 33 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। हमें क्या बताना है, सही नहीं है। देखो, पहला क्या कह रहा है, सभी अभाज्य संख्याएं विषम होती हैं। तो अभाज्य संख्याएं तो आप जानते ही हैं। अब बात करेंगे दोस्तों किसकी, क्वेश्चन नंबर 33 की।
तो विषम दो अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? देखो, एक तो 2 ही होती है, 3 होती है, 5 होती है, 7 होती है, 11 होती है, 13 होती है। तो देखो ये कह रहा है कि सभी जो अभाज्य संख्या है वो विषम होती हैं। बात सही है, लेकिन जो हमारी सबसे पहली अभाज्य संख्या है वो कौन सी है? 2। 2 कैसी होती है? एक सम संख्या। कैसी है? सम। तो ये बात गलत बात हो गई। ये क्या होगी? गलत बात। इसका मतलब ये बात भाई साहब आप गलत कह रहे हैं। आगे कह रहा है कि अभाज्य संख्याएं अपरिमित रूप से अनेक होती हैं। देखो 2, 3, 5, 7, 9, 13, 17 ऐसे ही आगे बढ़ते जाएंगे, बहुत सारी होंगी। तो इसका मतलब ये बात क्या कह रहे हैं? सही बात कह रहे हैं। आगे कह रहा है अभाज्य संख्याओं के केवल 2 गुणनखंड होते हैं। कितने होते हैं? 2। तो ये भी बात इनकी सही लग रही है। जैसे 7 है तो 7 के फैक्टर एक तो या तो वो खुद होगा, या तो बन एक तो बन होगा, या फिर वो खुद होगा। तो ये बात बिल्कुल सही है कि अभाज्य संख्याओं के फैक्टर कितने होते हैं? 2 ही होते हैं। एक अंक वाली केवल 4 अभाज्य संख्या है। तो एक अंक वाली देखो 2 भी ये भी है, ये भी है। तो दोस्तों देखो एक अंक वाली कहाँ तक है? यहाँ तक। तो कितनी? 1, 2, 3, 4। ये भी बात बिल्कुल सही है। तो कितनी होती है एक अंक वाली? 4 ही होती हैं। तो इसमें क्या पूछ रहा है? सही नहीं है। तो ये 3 बातें तो सही हैं, लेकिन ये वाली बात क्या है दोस्तों? गलत है। आपको ये बात समझ में आई होगी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की। किसकी बात करते हैं? क्वेश्चन नंबर 34 की। 34 में कह रहा है कि वह संख्या जो 1 से 10 दोनों को सम्मिलित तक सभी संख्याओं से विभाज्य होगी, वो संख्या बतानी है जो 1 से लेके 10 तक की सभी संख्याओं से विभाज्य होगी। तो इसका मतलब ये होगा, देखो अगर मैं यहाँ से थोड़ा एक बात समझो, अगर मैं पूछूंगा वो संख्या बताओ वो 4 और 5 दोनों से विभाज्य हो, तो वो क्या होती है दोस्तों? 20। तो यानी जो 20 है वो 4 और 5 का क्या होता है? एलसीएम। क्या होता है? एलसीएम। आपको ये बात समझ में आई होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 से लेकर के 10 तक, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, तो इन संख्याओं का हमें क्या लेना पड़ेगा? एलसीएम। अगर दोस्तों हम इसका एलसीएम लेंगे तो हमें क्या लगेगा? थोड़ा टाइम लग जाएगा। टाइम लग जाएगा तो हम इनका एलसीएम ना लेके हम ऑप्शन से उठाएंगे। किससे उठाएंगे? ऑप्शन से। देखो ऑप्शन में पहला ऑप्शन क्या कह रहा है? 10। देखो दोस्तों पहला ऑप्शन कितना दे रहा है? 10। दूसरा क्या दे रहा है? 100। तीसरा दे रहा है 604। और चौथा क्या दे रहा है? 25, 20। दोस्तों चौथा क्या दे रहा है ऑप्शन? 25, 20। तो दोस्तों हम क्या करेंगे यहाँ पे कि इनका एलसीएम न लेके हम ये चेक करेंगे। देखो अगर 4 और 5 का एलसीएम 20 है तो ये 4 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा। अगर इसका एलसीएम होगा वो इन सभी नंबर से कटेगा। इन किसे क्या क्या होगा? सभी नंबर से कटेगा। तो इनमें से हम कोई सा एक नंबर उठाएंगे, इस 4 ऑप्शन में से हम कोई सा एक नंबर उठाएंगे, वो चेक कर लेंगे। चलो सबसे तो हमने पहला ऑप्शन उठा लिया ए। क्या उठा लिया? ए। ए कह रहा है 10। देखो 10 को इससे काटो, इससे सबसे इनसे कट जाएगा, 5 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, 10 से कट जाएगा। लेकिन हम 7 से चेक कर लेते हैं, कोई सा भी उठा लेते हैं। आप कोई सा उठा सकते हैं, उसके लिए चेक कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो वो हर के लिए कंडीशन फॉलो करेगा। देखो 10 को 7 से काटेंगे तो नहीं कटेगा। हमारा दूसरा ऑप्शन दोस्तों क्या है? 100। दूसरा ऑप्शन दोस्तों क्या है? 100। आपको दिखाई दे रहा है? अगला ऑप्शन हमारा क्या है? 100। तो देखो 100 और 100 को 7 से काटेंगे तो ये भी नहीं कटेगा। हमारा तीसरा ऑप्शन दोस्तों क्या है? 604। 604 को 7 से काटेंगे तो देखो 7, 8, 56, कितना बचा? 4, और 44 में 7 का भाग नहीं जाता, तो ये भी नहीं कटेगा। अब हमने उठ लिया चौथा ऑप्शन। चौथा ऑप्शन कह रहा है 25, 20। क्या कह रहा है? 25, 20। 25, 20 को 7 से काटेंगे तो देखो 7 तिया 21, कितने बचे? 4, और 7 छिंगे 42 और 0, तो यानी ये पूरा पूरा कट गया। तो इसका मतलब हमारा दोस्तों क्या हुआ कि हमारा राइट आंसर कौन सा है? 25, 20। राइट आंसर दोस्तों हमारा कौन सा है? 25, 20। आपको इतनी सी बात समझ में आई? अगर दोस्तों आपको इतनी सी बात समझ में आई है तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 35 की। इसमें क्या कह रहा है? आयशा के पास केवल 5 रुपए और 10 रुपए के सिक्के हैं। यदि उसके पास सिक्कों की कुल संख्या 25 और 160, उसके पास सिक्कों की कुल संख्या 25 और रुपए 160 का धन है। कुल सिक्के कितने? 25, और उसके पास धन कितना? 160 का। इनको सबको मिला के तो उसके पास 5 रुपए और 10 रुपए के सिक्कों की संख्या बताइए। तो दोस्तों मैं इस क्वेश्चन को करने का आपको 2 तरीके बताऊंगा। कितने तरीके बताऊंगा दोस्तों? इस क्वेश्चन को करने के कितने तरीके बताऊंगा मैं आपको? 2।
देखो ये क्वेश्चन नंबर 35 की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? 35 की। तो ये कह रहा है कि उसके पास कितने 5 रुपए के सिक्के हैं और उसके पास 10 रुपए के सिक्के हैं। तो हम सबसे पहले ऑप्शन से ट्राई करेंगे। अगर मान लो उसके पास 5 रुपए के 18 सिक्के हैं, कितने 18 और 10 रुपए के कितने 7, तो यहाँ से टोटल रुपए उसके पास कितने हो जाएंगे? 18 पंजे 90। अगर मान लो आपके पास 5 रुपए के 2 सिक्के हैं तो आपके पास रुपए 10 हो जाएंगे ना, तो वैसे ही इसके पास 5 रुपए के 18 सिक्के हैं तो धन कितना हो जाएगा? 90। अगर इसके पास 10 रुपए के 7 सिक्के हैं तो धन कितना हो जाएगा? 70। दोस्तों अगर इन दोनों को प्लस कर देंगे तो कितना आएगा? 160। और ये भी क्या कह रहा था? ये भी क्या कह रहा था कि उसके पास टोटल धन कितना है? 160। इसका मतलब इसका राइट आंसर कौन सा है? ए ही सही है। कौन सा सही है? ए। अगर मान लो आप पूरा डिटेल में करना चाहते हैं तो देखो ऐसे करेंगे। ये कह रहा है 5 रुपए के 10 रुपए के सिक्के हैं और टोटल सिक्के दोस्तों कितने? 25। तो मैंने मान लिया इसके पास 5 रुपए के कितने? एक्स। तो फिर 10 के कितने बचे होंगे? 25 माइनस एक्स। अगर इसका धन निकालेंगे तो ये हो जाएगा 5x और इसका निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 10 इंटू 25 माइनस एक्स और टोटल धन कितना है? 160 रुपये। आपको ये बात दोस्तों समझ में आई होगी। तो देखो इसे सॉल्व करेंगे तो 5x प्लस 25 धाई 250 और माइनस का 10x इक्वल टू 160 इक्वल टू 160। देखो 5x और 10x ये क्या हो गया? माइनस का 5x से इधर ले जाओ। 160 माइनस 250 ऐसे माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? माइनस का कितना बचेगा? देखो 0 और 15 में से 6 जाएंगे तो 9। तो यानी माइनस के 5x इक्वल टू, तो माइनस से माइनस ये कट गया तो x इक्वल टू दोस्तों कितना आ जाएगा? 90/5। तो 5 से कितने बार कट गया? 18 बार। तो इसका मतलब ये हुआ कि 5 रुपए के सिक्के कितने हो गए? 18 और 10 रुपए के 25 में से 18 घटाएंगे तो कितने बचेंगे? 7। आपको ये बात समझ में आई? तो इस तरीके से करेंगे दोस्तों इसे। चलिए हम आगे अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। आगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 36 क्या कह रहा है कि इसका हमें मान ज्ञात करना है। क्या करना है? मान ज्ञात करना है। तो ये संख्या क्या लिखी हुई है दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 36 ये कह रहा है 17.5 और इंटू 3 माइनस 21 और डिवाइडेड बाई 7 माइनस 3 इंटू 12.5। तो देखो हमने आपको बोर्ड मास वाला फॉर्मूला बताया होगा, आपको नहीं याद हो तो आप याद रखेंगे। बोर्ड मास में क्या होता है? ब्रैकेट ऑफ डिवाइड। तो उसके बाद क्या कर, देखो ना इसमें ब्रैकेट है ना इसमें ऑफ है, तो फिर हम क्या करेंगे? डिवाइड। तो इन दोनों का डिवाइड करेंगे तो 7 से ही कट जाएगा 21, तो 7 या 21। तो यानी इस पूरे की जगह पे दोस्तों हम क्या लिख सकते हैं? 3। क्या लिख सकते हैं? 3। अगर आपको इन दोनों का गुणा कर लेंगे, इन दोनों का गुणा करके माइनस करें, या एक तो ये तरीका है, अगर आप माइनस नहीं करना चाहते तो इन दोनों को पास पास लिख लो। 17.5 इंटू 3 माइनस 3 इंटू 12.5 और ये 3 है, इसे हमने बाद में लिख दिया। इन दोनों में क्या कॉमन है? 3। 3 कॉमन ले लेंगे तो ये बचा 17.5 माइनस 12.5 माइनस का 3। 17.5 में से 12.5 दोस्तों माइनस करेंगे तो कितना बचा? तो कितना बचेगा? 5। 17 में से 12 जाएंगे तो 5 बचेंगे, पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा तो ये 12। कितना बचा? 12 और माइनस का 3। माइनस का दोस्तों कितना बचा? सॉरी ये बचा 5। कितना बचा? 5 और इसमें 3 का गुणा कर देंगे तो 5 है 15। 15 में से 3 घटाएंगे तो कितना बचा? 12। कितना बचा? 12। तो इसका राइट आंसर कौन सा है दोस्तों? 12। इसका राइट आंसर दोस्तों कौन सा है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा है? 12, यानी बी ऑप्शन सही है। अगर आप ऐसे कॉमन लेके नहीं कर पाते हैं तो यहाँ से डायरेक्ट कर लेना, इसका गुणा कर लेना। आप देखो 17.5 और इंटू 3 माइनस, इसका तो आपको पता लग गया, ये तो 3 ही रहेगा, माइनस 3 इंटू 12.5। इनका मल्टीप्लाई कर लेना, इसका भी कर लेना। देखो 5 15 के 5 और 7 21 और 1 22 के 2, 3 एकम 3, 3 और 2 कितना हो गया? 5। पॉइंट एक के बाद लगाए तो यहाँ भी एक के बाद लगा दो। माइनस 3 माइनस 100। देखो ये करेंगे तो 5 या 15 के 5 और 3 दूनी 6 और 1 7 और 3 एकम 3, यहाँ भी एक के बाद। इन दोनों को माइनस करके 3 माइनस कर देंगे तो दोस्तों इसका आंसर क्या आ जाएगा? 12। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे दोस्तों क्या कह रहा है कि एक रेलगाड़ी, आपको दिखाई दे रहा है दोस्तों, ये कह रहा है कि एक रेलगाड़ी दिल्ली से 29 अगस्त 2019 को 16 बज के 30 मिनट पर प्रस्थान करती है और अपने गंतव्य पर 31 अगस्त को 8 बजकर 45 यानी 8 बजकर 45 मिनट पर पहुंचती है। इस यात्रा में कुल समय बताना है दोस्तों। क्या बताना है? कुल समय। तो यानी रेलगाड़ी कब चली? 29 अगस्त को। रेलगाड़ी कब चली? 29 को, फिर 30 को भी चली और 31 को पहुंची है। तो कब चली है? 16 बज के 30 मिनट पर। कब चली है? 16 बज के 30 मिनट पर। और पहुंची कब है? 8 बज के
45 मिनट पे। अच्छा 29 को चलिए, तो 30 को जब 16:30 हुआ होगा, तो यहाँ से यहाँ तक कितना दोस्तों घंटा हो गया? 24 घंटे। देखो ये वो वाली घड़ी नहीं है 12 तक चलती है, 24 घंटे वाली है, तो यहाँ से यहाँ तक 24 घंटे हो गया। अब जैसे ही 16 बजे, अब 16 के बाद 24 तक जाएगी, ये 8 है दोस्तों, कितना है? 8:45। तो देखो ये 24 घंटे ये हो गए, और 16 से 8:45 तक जाएगा। कहाँ तक जाएगा? 8:45 तक। तो देखो 16 से 24 तक जाएगी, और 24 के बाद फिर 1 2 3 4 फिर ऐसे चलेगी, 1 2 3 4 फिर कहाँ तक जाएगी? 8:45 तक। 8:45 तक जाएगी, या 16:30 से जा रही है। ठीक है दोस्तों, तो 16 से 24 तक जाएगी, 16 से कहाँ तक जाएगी? 24 तक। तो 8 घंटे तो ये हो गए, कितने हो गए? 8 घंटे ये हो गए, और 8 घंटे हो गए, और यानी 30 मिनट एक्स्ट्रा है, तो यानी 30 पे उतना 30 बाद में ऐड कर लेंगे हम। 8 घंटे ये, और 8 ही घंटे इधर हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे? 8 घंटे। 8 घंटे ये हो जाएंगे, तो 8 8 16, तो यानी यहाँ पे 8:30 तक उससे 16 घंटे हो जाएंगे। लेकिन ये 45 मिनट है, लेकिन 30 से कितना ज़्यादा है? 15 मिनट ज़्यादा है, तो यानी 16 घंटे और 15 मिनट और लगेंगे इसे। तो 24 और 16 कितने होते हैं? 40। 40 घंटे 15 मिनट लग जाएंगे उसे। टोटल टाइम कितना लग जाएगा? कितना लग जाएगा? 40 घंटे और 15 मिनट। तो दोस्तों इसका राइट आंसर कौन सा है? ऑप्शन डी। आपको समझ में आया? चलिए आगे चलते हैं। चलिए दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की। इसमें क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किसमें लंबाई को घटते क्रम में व्यवस्थित किया गया है? क्या कह रहा है? कि लंबाई को घटते क्रम में व्यवस्थित किया गया है। तो दोस्तों हम क्या करेंगे? तो सबसे पहले इसको या तो एक यूनिट में चेंज कर लो, अगर एक यूनिट में चेंज नहीं, या आपको डायरेक्ट पता है तो वैसे कर सकते हैं, या फिर एक यूनिट में चेंज कर लो। तो यूनिट को चेंज करने का मैं आपको आसान सा तरीका बता दे रहा हूँ, कैसे करते हैं। देखो सबसे पहले होता है दोस्तों क्या? किलोमीटर। फिर होता है हेक्टोमीटर। फिर क्या होता है? डेकामीटर। फिर क्या होता है? डेकामीटर। फिर उसके बाद दोस्तों क्या होता है? मीटर। फिर उसके बाद क्या होता है? डेसीमीटर। फिर दोस्तों उसके बाद क्या होता है? सेंटीमीटर। और उसके बाद क्या होता है? मिलीमीटर। ये होता है। तो दोस्तों आपको ये चीज़ याद रखनी है। अच्छा, और आपको एक चीज़ और याद रखनी है, अगर इधर से इधर को चलेंगे, किधर से? इधर से इधर को चलेंगे, कहीं भी चलेंगे, अगर इधर से दोस्तों इधर को आएंगे, अगर इधर से इधर को आएंगे तो 10 का गुणा करते हैं। क्या करते हैं? 10 का गुणा करते हैं। और दोस्तों इधर से इधर को चलेंगे तो 10 का क्या करेंगे? भाग करेंगे। अगर इधर से इधर को चलेंगे तो 10 का भाग करेंगे। आपको ये बात थोड़ा मैं बड़ा बड़ा लिख दे रहा हूँ, ठीक है? ये आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। जैसे ये लाइन है, ये मैंने लाइन खींच दी है। देखो सबसे ऊपर क्या होता है दोस्तों? किलोमीटर। उसके नीचे क्या होता है? हेक्टोमीटर। दोस्तों उसके नीचे क्या होता है? डेकामीटर। उसके नीचे क्या होता है? मीटर। फिर उसके आगे क्या होता है? डेसीमीटर। फिर उसके आगे क्या होता है? सेंटीमीटर। फिर उसके आगे क्या होता है? मिलीमीटर। आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। अगर इधर से इधर को चलेंगे, देखो यहाँ से आएंगे तब भी 10 का गुणा करेंगे, यहाँ से आएंगे तब भी 10 का गुणा करेंगे, यहाँ से आएंगे तब भी 10 का गुणा करेंगे, यहाँ से आएंगे तब भी 10 का गुणा करेंगे, और यहाँ से यहाँ आएंगे तब भी क्या करेंगे? 10 का गुणा करेंगे दोस्तों। और अगर इधर से इधर जाएंगे, इधर से इधर जाएंगे तो 10 का भाग करेंगे, यहाँ से यहाँ जाएंगे तो भी 10 का भाग करेंगे। यानी सब जगह दोस्तों क्या करेंगे? 10 का भाग, यहाँ ऊपर 10 का भाग ही होता रहेगा। अब हमसे पूछा क्या है दोस्तों, वो समझ लीजिए। ये कह रहा है, ये सब देखो मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, ये सब इसमें दिया है, तो इसको क्या कर लेंगे? चेंज कर लेंगे। क्या कर लेंगे? इसको डीएम कर लेना, डेसीमीटर। ठीक है दोस्तों, डेसीमीटर है ये। तो अब इसको चेंज कर लेंगे, तो देखो यूनिट तो सब संख्या तो सब जगह सेम ही है। सब जगह क्या है? सेम। तो हम इसको सबको मीटर में कर लेते हैं। चलो किस में कर लेते हैं? मीटर में। दोस्तों ये क्या कह रहा है? 8500 mm। क्या कह रहा है? ये mm यानी मिलीमीटर। अगर दोस्तों मिलीमीटर से मीटर में जाएंगे, कहाँ जाएंगे? मीटर में। तो एक बार 10 का भाग, दो बार, और 3 बार 10 का भाग। कितने बार करना पड़ेगा? 3 बार। अगर इसमें 3 बार 10 का, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, पॉइंट यहाँ आ जाएगा। तो यानी कितना हो जाएगा? ये 8.5 मीटर हो जाएगा दोस्तों। कितना हो जाएगा? 8.5 मीटर हो जाएगा। दूसरा क्या कह रहा है हमारा? 800 सेंटीमीटर, और 8 mm। अगर दोस्तों इसे मीटर में करेंगे, अगर सेंटीमीटर से अगर मीटर में जाते हैं तो कितने का भाग करेंगे? 100 का। देखो एक बार और दो बार 100 का करेंगे, और यहाँ से यहाँ जाएंगे तो कितने का करते हैं?
3 का, कितने करते हैं 3 का, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 8 और 8 और ये कितना हो जाएगा 8 और ये कितना हो जाएगा 3 का भाग करेंगे तो 0.008, यानी दोनों को हमने जोड़ दिया है, क्या कर दिया, जोड़ दिया है। तीसरा हमारा क्या कह रहा है, ये 8 डेसीमीटर और 8 सेंटीमीटर, 8 डेसीमीटर और 8 सेंटीमीटर। तो देखो डेसीमीटर से मीटर में जाना है, डेसीमीटर से मीटर में तो किसका 10 का भाग करेंगे, और सेंटीमीटर से जाना है तो 100 का करेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों कितना हो जाएगा, यहाँ पे दोस्तों बताओ कितना हो जाएगा, ये कह रहा है 8 डेसीमीटर और 8 सेंटीमीटर, कितना हो जाएगा। हाँ तो दोस्तों हम कहाँ थे, 8, ये 8 नहीं, थोड़ा आप करेक्ट कर लिए, यहाँ पे 80 डेकामीटर है, कितना है 80 डेकामीटर। दोस्तों इसमें 8 का भाग करेंगे तो ये 8 बचेगा, और इसमें 100 का करेंगे तो एक जीरो, जीरो नहीं है, 100 का करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 0.08, कितना हो जाएगा 0.08। और तीसरा तो दोस्तों 8 मीटर में है ही, तो ये तो सब मीटर में चेंज हो गई। अब हमें क्या लिखना है, घटते हुए क्रम में, क्या लिखना है, घटते हुए क्रम में। तो दोस्तों सबसे बड़ा कौन सा है 8.5, और 8.5 किसकी जगह पे आया है 8500। तो 8500, एक तो यहाँ पर है एक यहाँ पर है, तो अभी हम बता नहीं सकते कि कौन सा ऑप्शन सही है। अच्छा 8.5 के बाद पहला नंबर कौन सा आएगा, 8.5 के बाद दोस्तों कौन सा आएगा 8.08, क्योंकि ये वाला छोटा है, यहाँ 3 के बाद है, 2 के बाद पॉइंट है। तो 8.08 किसकी जगह पे 80 डेकामीटर, किसकी जगह पे 80 डेकामीटर। तो 80 डेकामीटर देखो अ, ये कह रहा है 8500 mm के बाद फिर 80 डेकामीटर यहाँ पे आया, यहाँ पे नहीं आया, तो ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। तो इसका राइट आंसर कौन सा है, ये वाला, क्योंकि हमें घटते हुए क्रम में लिखने हैं। आपको ये चीज समझ में आई होगी। अब दोस्तों बात करते हैं कौन सी, क्वेश्चन नंबर 40 की। किसकी बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 की। दोस्तों इसमें क्या कह रहा है, एक 180 सेंटीमीटर लंबी तार को एक आयत का रूप दिया जाता है। यदि आयत की चौड़ाई 30 सेंटीमीटर है तो लंबाई बतानी है। तो देखो एक 180 सेंटीमीटर लंबी तार है, इसे मोड़ के, इस तार को मोड़ के क्या बना दिया, आयत बना दिया दोस्तों, क्या बना दिया, आयत, आयत बना दिया। तो इसका जो टोटल लंबाई है, यानी जो टोटल ये लंबाई है, ये तो दोस्तों चाहे आयत बना दो, चाहे वर्ग बना दो, चाहे कुछ भी बना दो, वो तो हर कंडीशन में सेम ही रहेगी। तो इसकी जो टोटल लंबाई वो कितनी हो जाएगी दोस्तों 180, कितनी हो जाएगी 180। और जो टोटल लंबाई आयत की क्या होती है, परिमाप, क्या होती है, परिमाप। तो इसकी जो परिमाप कितनी हो जाएगी 180। लेकिन आयत का परिमाप क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी, क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी इक्वल टू 180। अच्छा बी की वैल्यू कितनी दे रखी है दोस्तों, तो दोस्तों यहाँ पे देखो बी की वैल्यू कितनी दे रखी है, ये कह रहे हैं अगर उसकी चौड़ाई 30 सेंटीमीटर है, कितनी 30 सेंटीमीटर है, तो हमें लंबाई बतानी है, तो बी की वैल्यू लगा दो, ये 2 इंटू एल प्लस 30 इक्वल टू 180। तो दोस्तों अब इसकी वैल्यू लगा दी। अब देखो 2 इधर गुणा में तो इधर जाके भाग में जाएगा, तो एल प्लस 30 इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 में 2 का भाग लग जाएगा, तो कितने बार कट जाएगा 90 बार। तो यानी एल प्लस 30 दोस्तों कितना आ गया 90, 30 इधर प्लस में, उधर जाके माइनस में, एल इक्वल टू 90 माइनस 30 तो इक्वल टू 60 आ जाएगा। एल की वैल्यू दोस्तों कितनी आ जाएगी 60, तो एल की वैल्यू आ गई हमारी 60, तो इसका राइट आंसर कौन सा है दोस्तों 60। अब बात क्या करते हैं, अब दोस्तों ये क्वेश्चन थोड़े वो है, क्या है पेडागोजी वाले हैं। हम अभी और बचे हुए हैं जो हमारे न्यूमेरिकल हैं उनको सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद पेडागोजी की बात करेंगे, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 56 की। और 56 देखो क्या कहता है, सुपर बाजार में सब्जियों की मूल्य सूची निम्नलिखित है। टमाटर 1 केजी 40 रुपए का, आलू 2 केजी 25 रुपए का, गाजर 250 ग्राम 20 रुपए की, लौकी 1 केजी 10 का, मिर्च 100 ग्राम 10 रुपए का, नींबू 4 नग 10 रुपए के। तो संजय ने आधा केजी टमाटर, संजय मार्केट गए, उन्होंने क्या खरीदा आधा केजी टमाटर खरीदे। लेकिन टमाटर 1 केजी 40 के आते हैं, तो आधा केजी कितने के हो गए 20 रुपए के। और 1 केजी आलू खरीदे, क्या खरीदे 1 केजी आलू खरीदे। तो आलू, अब देखो आलू 2 केजी 25 के आते हैं, तो 1 केजी कितने के हो गए 12.5 रुपए के। और आधा केजी गाजर खरीदी, कितनी खरीदी गाजर, गाजर देखो 250 ग्राम 20 रुपए की आ रही, तो आधा केजी कितनी की हो जाएंगी 40 रुपए की। और 250 ग्राम मिर्च खरीदी, मिर्च अगर 100 ग्राम 10 रुपए की आ रही है, तो 250 ग्राम कितने की हो जाएंगी 25 रुपए की। ये छोटा मोटा हिसाब तो जानते होंगे कि वो सब्जी तो आप भी लेते रहते होंगे। और नींबू, और 6 नींबू खरीदे, क्या खरीदे दोस्तों 6 नींबू। देखो 4 पीस आ रहे हैं 10 रुपए के,
4 पीस कितने के आ रहे हैं? 10 रुपये के। तो एक पीस कितने का आएगा? 10/4 यानी ₹2.5 का। कितने का आएगा? ₹2.5 का। तो 6 नींबू कितने के आएंगे? 15 रुपये के। कितने के आएंगे? 15 रुपये के। तो नींबू कितने के हो गए? 15 रुपये के। तो टोटल बजट भैया कितना हो गया उसका? देखो ये कितना हो गया? 15 25 40, 40 40 80, 80 और 20 कितना हो गया? 100, 100 और 100 12.5, 125 सॉरी 112, 112.5 कितना हो जाएगा? 112.5। अब आगे क्या कह रहा है? उसने बिल क्लार्क को काउंटर पर 200 रुपए का नोट दिया। कितने रुपए का नोट दिया? 200 रुपए का। तो उसे कितने रुपए वापस मिलेंगे? उसने 200 रुपए का नोट दिया है। कितने का दिया है? 200 रुपए का। ठीक है, उसने सौदा कितने की होगी? उसका सामान कितने का हो गया? 112.5 का। माइनस कर दो, यहाँ से कैरी ले लेंगे। यहाँ से तो 10 में से 5 जाएगा 5, और 9 में से 2 जाएगा तो 7, और दोस्तों यहाँ कितना बचा? यहाँ कितना बचा? 8, 8 में से यहाँ कितना बचा? 9, 9 में से 1 गया तो 8, यहाँ पे 1 में से 1 0। तो उसे कितने रुपए मिलेंगे? 87.5। कितने मिलेंगे? 87.5। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 57 की बात करते हैं। 57 क्या कह रहा है? कि मैं एक 2 अंकों की संख्या हूँ। दहाई के स्थान पर अंक और इकाई के स्थान पर अंक क्रमिक अभाज्य हैं। ठीक है, और अंकों का योग 3 और 4 का गुणज है। और जो दोस्तों 3 और 4 का गुणज होगा वो कितना होगा? 12 होता है 3 और 4 का गुणज। और भी होते हैं, हालांकि सबसे छोटा 12 ही होता है। ठीक है, तो देखो ऐसे क्वेश्चन को हमेशा ऑप्शन से किया करो। ये कह रहा है मैं 2 अंकों की संख्या हूँ, 2 अंकों की तो सभी है। चलो ये बात छोड़ो। दहाई के स्थान पर और इकाई के स्थान पर अंक क्रमिक अभाज्य हैं। तो देखो ये भी अभाज्य है, सभी अभाज्य हैं। अंकों का योग 4 और 3 का गुणज है। अंकों का योग करो तो कितना हो जाएगा? 12, और यहाँ करो तो कितना हो जाएगा? 5, यहाँ करो तो कितना हो जाएगा? 8, यहाँ करो तो कितना हो जाएगा? 4। तो देखो 4 और 3 का गुणज, हाँ ये 4 और 3 दोनों का है। ये नहीं है 4 और 3 का गुणज, ये 4 का है लेकिन 3 का नहीं है, ये 4 का है लेकिन 3 का नहीं है। तो इसका राइट आंसर कौन सा है दोस्तों? ए। कौन सा? 57। आपको ये चीज समझ। अब दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। ये कह रहा है एक रेलवे स्टेशन पर कार पार्किंग की पार्किंग दर निम्न रूप में चित्रित की गई है। 2 घंटे तक खड़ी करोगे तो 50 रुपये, 2 घंटे से ऊपर 5 घंटे तक 75 रुपये, 5 घंटे के पश्चात यानी 5 घंटे के बाद 8 घंटे तक प्रति अतिरिक्त घंटा यानी 10 रुपया लगेगा, और 8 घंटे के ऊपर 8.5 घंटे के ऊपर और 12 घंटे तक 150 रुपया, और 12 घंटे से ऊपर 24 घंटे तक 250 रुपये लगते हैं। राजीव ने अपनी कार 7 AM पर पार्क करी है। कब करी है? 7 बजे। 7 बजे पार्क करी है, और उसे उसी दिन लेने 4:30 बजे पहुंच गया। कब पहुंच गया? 4:30 बजे, यानी 4:30 पे पहुंच गया। दोस्तों उसने अपनी कार का पार्किंग कब पार्क करी? 7 बजे पार्क करी, और लेने कब पहुंच गया? 4:30 बजे। तो घंटे कितने हो गए? 7 बजे खड़ी करी है सुबह, और तो घंटे कितने हो जाएंगे? 5 और 4 9, यानी 9, यानी 9:30 घंटे हो जाएंगे। 9 घंटे और 30 मिनट हो जाएंगी। तो ये क्या कह रहा है? तो इसमें देखो कौन से वाले में आ रहा है? 8 घंटे से ऊपर, तो बिल्कुल 8 घंटे से ऊपर है, 12.5 घंटे तक। तो कितने रुपए लगते हैं? 150। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो दोस्तों क्या हो जाएगा? 150। 150 क्वेश्चन में दूसरे वाले ऑप्शन में। इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, 9.5 घंटे इसमें किसी में आ रहा है, इसमें लाई कर रहा है, तो यहाँ पे 150 रुपये हो जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों आगे। ये कह रहा है आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर निम्नलिखित में कौन सी संख्या तीसरे स्थान पर आएगी? क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 59। कौन सी संख्या तीसरे नंबर पे आएगी? इसे अगर आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो। आरोही क्रम होता है दोस्तों छोटे से बड़ा, 1 2 3 4, ये होता है आरोही क्रम। तो देखो इसमें सबसे छोटा कौन सा है? तो देखो इसमें भी 7, इसमें भी 7, इसमें भी 7, इसमें भी 7, लेकिन इसमें 0.77 है। तो सबसे छोटा तो पता लग गया कि कौन सा है? 7 ये पहले नंबर पे आएगा। ठीक है, अब 7 7 तो सब में आ रहा है। अब देखो यहाँ पॉइंट 2 के बाद है, यहाँ भी 2 के बाद है, 3 के बाद है। तो देखो एक काम करो, अगर आपको ऐसे नहीं कर पाते हैं तो आप पॉइंट को सेम कर लिया करो। तो 0.07 ये लिखा हुआ है, ये लिखा है 7.70, ये लिखा हुआ है 7.707, और ये लिखा हुआ है 7.007। देखो पॉइंट के बाद पीछे हम कितने भी जीरो बढ़ा सकते हैं। देखो 3 यहाँ भी है, तो यहाँ भी 3 कर लो, यहाँ भी 3, 3 नंबर हो गए। ठीक है, अब 7 7 तो सब में है ही, 7 7 तो सब में है ही। अब देखो अब कौन सा बड़ा है? 70 बड़ा है कि 700 बड़ा है कि 707 बड़ा है, कि कौन सा बड़ा है? तो दोस्तों इसमें सबसे छोटा कौन सा होता है? 007 होगा। कौन सा होगा? 007। तो उसके बाद कौन सा नंबर आएगा? ये वाला नंबर आएगा। कौन सा नंबर आएगा? ये वाला नंबर आएगा, 7.007, ये नंबर आ जाएगा। इसके बाद दोस्तों कौन सा बड़ा है? देखो 07 के बाद कौन सा बड़ा है?
70 बढ़ा है। कौन सा बढ़ा है? 70। तो इसका मतलब ये, हालांकि इसे बोलते नहीं है 70, बोलेंगे तो 070 ही। तो इसके बाद कौन सा आएगा? 7.07। कौन सा आएगा? 07। इसकी तो जीरो की कोई वैल्यू नहीं है। उसके बाद कौन सा आएगा? ये वाला 7.700 से लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद दोस्तों फिर ये आ जाएगा 707 है, 7.707। तो देखो पहले नंबर पे ये, दूसरे पे ये, तीसरे पे ये 7.07। कौन सा सही है? 7.07, यानी तीसरा नंबर सही है। आगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 60 की बात करते हैं। एक 5 अंकों की संख्या में दहाई के स्थान पर 8, दहाई के स्थान का अंक 8, यानी दहाई पे 8 है। देखो इकाई दहाई, दहाई पे 8 यहाँ भी है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है। तो ये दो ऑप्शन तो हो नहीं सकते, ये दो ऑप्शन तो हो नहीं सकते। आगे क्या कह रहा है? इकाई के स्थान का अंक दहाई के स्थान का 1/4 है। जो इकाई का अंक है वो दहाई के स्थान का 1/4 है। देखो यहाँ भी ये 1/4 है 8 का, ये भी 1/4 है। अभी नहीं बता सकते। हजार के स्थान का अंक 0, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, 0 बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर कौन सा है? डी। आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, इतने पे सॉल्व हो गया। अब दोस्तों हम बात करेंगे किसकी? पेडागोजी की। किसकी बात करेंगे? पेडागोजी की। दोस्तों अब किसकी बात करेंगे? पेडागोजी की। ये कह रहा है कक्षा 2 के छात्र को 44 लिखने के लिए कहा गया, तो कुछ ने 404 लिखा। अध्यापक के रूप में आप इसको कैसे संबोधित करेंगे? तो दोस्तों देखो, आपको सबसे जरूरी ये है कि अगर आपको सही ऑप्शन नहीं पता तो आप गलत ढूंढ लीजिए। क्या ढूंढ लीजिए? गलत ढूंढ लीजिए। अगर आपको 3 गलत पता लग जाएंगे तो चौथा तो अपने आप सही बचेगा। देखो उनकी कॉपियों में सही उत्तर लिखना। देखो सीटेट को अगर आपको पास करना है तो आप देखो ये कुछ चीजें आप याद रख लो। बच्चे को कभी रटाना नहीं है। आपको क्या करना है? बच्चे को कभी रटाना नहीं है। बच्चे को कभी मारना यानी पीटना नहीं है। आपको लिंग के उसमें भेद नहीं करना कि लड़के लड़की में भेदभाव भी नहीं करना है। ठीक है दोस्तों, रटाना नहीं है, पीटना नहीं है, भेदभाव नहीं करना, यानी जो भी पॉइंट नेगेटिव होगा उसको तो आपको हटा देना है तुरंत। तो देखो इसमें पहला ऑप्शन कह रहा है कि उनकी कॉपियों में सही उत्तर लिखेंगे। ये भी गलत गलत बात है, सही उत्तर हम अब नहीं लिखेंगे। उन्हें मूर्त पदार्थ से विनिमय नियम समझाएंगे। उनको उस समूह में रखेंगे जिसने सही लिखा है, गलत बात है। उसे सही उत्तर प्राप्त करने के लिए कहेंगे, कह सकते हैं लेकिन उतना ठीक नहीं है यहाँ पे। उसे मूर्त पदार्थ, उसे हम बताएंगे बेटा कि अच्छा ये बताओ कि हमें लिखवाना है 44, तो 44 लिखवाएंगे। 40 और 4, हम कहेंगे बेटा इसके पास 40 रुपए है, हमने 4 और दे दिए तो कितने हो गए? 44। तो 44 को ऐसे लिखेंगे 4 4, यानी मूर्त, यानी जो चीज वो देख सकता है, जिनका अनुभव करता है, उसके रूप में उसे समझाएंगे। तो इसका राइट आंसर दोस्तों कौन सा हो जाएगा? बी। आगे क्या कह रहा है? गणित के प्राथमिक पाठ्यक्रम में प्रतिचित्र, क्या कह रहा है? प्रतिचित्रण का परिचय देने का मुख्य प्रयोजन है। मुख्य प्रयोजन क्या है? त्रिविम विचार क्षमता का प्रोत्साहन देना, आनुपातिक विवेचना को प्रोत्साहन देना, विषय को सरल और रुचिकर बनाना, संख्याओं की नीरसता को समाप्त करना। तो दोस्तों अब बताओ इनमें से कौन सा सही है? देखो ये कह रहा है कि त्रिविम विचार। क्या कह रहा है? त्रिविम विचार। क्या कह रहा है दोस्तों? त्रिविम विचार। कौन सा था? ये वाला। देखो पहले आप ये समझ लो प्रतिचित्रण का मतलब क्या होता है। दोस्तों प्रतिचित्रण का मतलब होता है मैपिंग। क्या होता है? मैपिंग। प्रतिचित्रण का मतलब क्या होता है? मैपिंग। तो हमें उनसे क्या बताना है? मैपिंग के माध्यम गणित के प्राथमिक पाठ्यक्रम में प्रतिचित्रण का परिचय देने का मुख्य प्रयोजन क्या है, यानी मैपिंग के द्वारा समझाना है। तो देखो इसमें पहला ऑप्शन कह रहा है कि त्रिविम विचार, यानी 3D विचार क्षमता को प्रोत्साहन देना। बिल्कुल सही बात है इनकी कि हम 3D विचार को, देखो मैपिंग के द्वारा 3D फिगर को मैपिंग के द्वारा ही समझाया जाता है। आनुपातिक विवेचना को प्रोत्साहन देना। आनुपातिक तो होता ही नहीं है। 1 से 5 तक अगर कहीं भी अनुपात की बात करें 105 तक के गणित के सिलेबस में तो नहीं होता, तो आप तुरंत उसे गलत कर देना। ये कह रहा है विषय को सरल और रुचिकर बनाना। बिल्कुल इसीलिए कर रहे हैं कि विषय सरल और रुचिकर बन जाए। संख्याओं की नीरसता को समाप्त करना, ये कौन सी बात है? ये तो गलत बात है। नीरसता क्यों समाप्त करेंगे? तो इसमें कौन सा आंसर सही है? ए और सी। ए और सी कौन से ऑप्शन में दोस्तों? ए और सी। ए और सी इसमें कौन से ऑप्शन में? तो दोस्तों इसका आंसर कौन सा सही होगा? ए और सी, यानी ये सही। देखो मेरे हिसाब से तो यही सही होगा, क्योंकि 1 से 5 तक के सिलेबस में अनुपात नहीं होता है, यानी अनुपातिक अनुपातिक विवेचना हम नहीं कर सकते दोस्तों। तो लेकिन इस बार का जो पिछले बार का सीटेट हुआ है उन्होंने तो इसे ए बी कंसीडर किया है। उसका सही उत्तर क्या कंसीडर किया है? ए बी। लेकिन मेरे हिसाब से जहाँ तक जैसा मुझे लगता है, और जो भी टीचर थे, बहुत सारे टीचरों ने भी बताया कि इसका राइट आंसर ए और बी होना चाहिए।
कौन सा होना चाहिए, ए और सी होना चाहिए, लेकिन जो बोर्ड ने माना है वो ए भी माना है, वो ये नहीं पता किस हिसाब से माना है, तो इस क्वेश्चन में थोड़ा कंफ्यूजन है, तो आप इसे खुद से भी ट्राई कर सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, खुद से भी सोच सकते हैं कि कैसे कौन सा सही हो सकता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की। एनसीएफ राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से विषय प्राथमिक विद्यालय में गणित पाठ्यक्रम का भाग नहीं है? कौन से विषय, देखो तो गणित पाठ्यक्रम में क्या कह रहा है, टाइलिंग यानी टाइलिंग चौपड़ भी होता है, सममिति यानी सिमेट्री भी होता है, प्रतिरूप यानी प्रतिरूप भी होता है, लेकिन अनुपात नहीं होता। मैंने अभी आपको क्या बताया था, जो प्राथमिक लेवल उसमें अनुपात नहीं होता। ठीक है दोस्तों, देखो ये भी होता है, ये क्या होता है सिमेट्री, ये क्या होता है पैटर्न, प्रतिरूप क्या होता है पैटर्न भी होता है, कि देखो ये सब पैटर्न ऐसे बने हुए हैं, तो ये उन्हीं के आधार पर जैसे अपने रीजनिंग में नहीं करते उस हिसाब से, जैसे पैटर्न बने हुए थे उसी हिसाब से बच्चे कर लेते हैं। कहीं लिखा हुआ है 2 4 6 तो पैटर्न देख लेंगे, फिर आगे डैश डैश करके दे देते हैं, तो उस तरीके से। आगे दोस्तों आगे क्या कह रहा है कि सूत्र का प्रयोग किए बिना अध्यापक निम्नलिखित में से किन साधनों या शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग करके यह दर्शाने के लिए कर सकता है कि विभिन्न आयामों वाले दो आयतों का क्षेत्रफल समान हो सकता है? तो देखो, क्या कभी हम पैमाने से बता सकते हैं कि दो दो आयाम क्या कह रहा है, दो आयतों का क्षेत्रफल समान हो सकता है? भाई हम पैमाने से केवल उनकी लंबाई चौड़ाई को नाप सकते हैं, ये नहीं बता सकते कि उनका समान है कि नहीं। ग्राफ पेपर से हाँ, लेकिन अगर ग्राफ पेपर होगा तो बता देंगे। वो कैसे बता सकते हैं दोस्तों, देखो समान कैसे हो सकता है, पहले आप ये भी समझ लो। अगर ये देखो, अगर ये एक क्या है आयत है, एक ये भी आयत है, अगर इसकी इसकी लंबाई कितनी 6, इसकी चौड़ाई कितनी 2, इसकी लंबाई 4, इसकी चौड़ाई 3, तो इसका भी क्षेत्रफल 12 होगा और इसका भी क्षेत्रफल 12 होगा। दोनों का समान हो रहा है कि नहीं हो रहा? तो ग्राफ के हिसाब से बता सकते हैं, ग्राफ में ऐसी लाइनें होती हैं, तो ये वाली हमें ये इधर 6 लेना है, इधर हमें 4 लेना है, तो ये समान हो जाएगा। तो यानी ग्राफ के हिसाब से हम बता सकते हैं कि दो आयतों का चाहे भले ही उनकी लंबाई चौड़ाई समान ना हो, लेकिन उनका जो एरिया है, जो क्षेत्रफल, वो बता सकते हैं। अच्छा, धागा से बता सकते हैं? धागा से नहीं बता सकते। टाइल, अच्छा टाइल देखो, कोई ऐसी शेप में होती है और कोई थोड़ी स्क्वायर शेप में भी होती है। हो सकता है दोनों का क्षेत्रफल सेम हो सकता है। देखो, अगर हमने मान लिया इसका लंबाई 10 है, इसका चौड़ाई 2 है, इसका लंबाई 5 है, इसका चौड़ाई 4 है, तो क्षेत्रफल तो दोनों का 20 ही 20 होगा ना दोस्तों। क्षेत्रफल तो दोनों का क्या होगा, 20 ही 20 होगा। इसका 5 है, इसका 4 है, इसका 10 है, इसका 2 है, तो टाइल के माध्यम से भी हम बता सकते हैं। तो इसका आंसर कौन सा सही है, बी और डी। कौन सा सही है, बी और डी, यानी ये दो ऑप्शन सही हैं। आगे बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 45 की। निम्नलिखित में से गणित में उपलब्धि कम होने का कारण क्या हो सकता है? तो देखो, हमने आपको क्या बताई, देखो लिंग के आधार पर अभी कभी कभी ऐसा नहीं बोलेंगे। ये कह रहा है सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि हो सकता है। गणित का स्वरूप, भाई गणित का स्वरूप तो सबके लिए एक जैसा होता है ना। कुछ बच्चे बहुत होशियार होते हैं, कुछ कम होते हैं, जो ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं वो ज्यादा होशियार होते हैं, तो ये भी नहीं हो सकता। व्यक्ति की स्वाभाविक क्षमता तो किसी की भी नहीं होती है। जो ज्यादा प्रैक्टिस करेगा, ज्यादा मेहनत कर लेगा, वो उसका सही हो जाता है, जो नहीं करता उसका नहीं होता, तो ये भी गलत है। तो यानी ये सही है, सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि। यानी जैसा अगर तुम बच्चों को शुरुआत से मैथ दिलवाओगे तो वो होशियार होंगे मैथ में। कुछ कुछ माता पिता क्या होते हैं कि शुरुआत से उन्हें आर साइड में दिलवा देते हैं, आर साइड में दिलवा देते हैं, तो उनका मैथ कमजोर हो जाता है, तो ये चक्कर होता है। या फिर उन्हें पढ़ने का मौका नहीं मिलता। तो इसका जो उपयुक्त आंसर है वो दोस्तों कौन सा है, ये सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि। आगे दोस्तों, यह समझाने के लिए कि 1/4 1/3 से छोटा है, निम्नलिखित में से कौन सी योजना सबसे अधिक उपयुक्त है? एलसीएम बताएंगे भाई। प्राइमरी क्लास का बच्चा एलसीएम क्या समझेगा, कम समझेगा, इतना नहीं समझेगा, तो ये नहीं हो सकता। आगे देखो, कागज की पट्टियां, ये हो सकता है, कैसे भी बताऊंगा। ये डाइनिंग ब्लॉक्स प्रयोग, ये भी नहीं हो सकता। संख्या चार्ट, ये भी कम हो सकता है। यानी कहने का मतलब ये है, हमने ऐसे ये ले लिया, कागज ले लिया, ठीक है दोस्तों, ये कागज ले लिया, एक कागज है, हमने इसके 4 भाग कर दिए, 1 2 3 और 4, और यही कागज सेम दूसरा हमने फिर से लिया, इसके अब की बार हमने 3 भाग कर दिए। तो हमें बताना है, तो ये हो गया 1/3 और ये हो गया 1/4, तो कौन सा वाला भाग बड़ा होगा, ये वाला भाग बड़ा होगा। तो इसका मतलब 1/3 बड़ा है, 1/4 छोटा है। तो ये वाली जो विधि है वो सबसे ज्यादा उपयुक्त है, कौन सी वाली, कागज की पट्टियों द्वारा। अब दोस्तों आगे क्वेश्चन नंबर 47 की बात करते हैं। ये कह रहा है प्राथमिक कक्षाओं में बच्चों को गणित पढ़ाने के लिए बनाई जाने वाली पाठ्य योजना का निम्नलिखित में से कौन सा अति महत्वपूर्ण पहलू है?
ये बताना है कौन सा अति महत्वपूर्ण पहलू है। तो पाठ्य पुस्तक का अनुक्रम का अनुसरण करना, अरे एक ही चीज दोहरा रहे हैं, ये तो बात गलत है। गणितीय संकल्पनाओं को संरचनात्मक ढंग से प्रस्तुत करना, ये सही है लेकिन उतना ज्यादा ठीक नहीं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। विद्यार्थी को अवसर देना कि वे संकल्पनाओं की संरचना करें, यानी हम बच्चे को अवसर दे रहे हैं, ये ज्यादा ठीक लग रहा है। बच्चों को ये अवसर दे रहे हैं, क्रियाकलापों को लिखना और इस संदर्भ में प्रश्न देना, ये भी बहुत ज्यादा बात जमी नहीं। हमें वो बताना है जो सबसे ज्यादा ठीक है। हालांकि ऑप्शन एक से ज्यादा भी सही हो सकते हैं, लेकिन हमें आंसर वो देना है जो हमारा सबसे ज्यादा ठीक है। तो अगर हम बच्चे को आगे रख रहे हैं तो ये सबसे बढ़िया बात है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों कौन सा है, ऑप्शन सी। आगे क्वेश्चन नंबर 48 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से किसे संरचनात्मक यानी संरचनावादी गणितीय कक्षा कक्ष का लक्षण नहीं माना जाता। पहला ऑप्शन है गणित के अधिगम में भाषा और संवादों का की भूमिका पर उचित ध्यान दिया जाता है, उचित ध्यान दिया जाता है। आगे अध्यापक स्वीकार करता है कि दी गई अन्योन्य क्रिया को विभिन्न विद्यार्थी अलग अलग प्रकार से समझ सकें। प्राथमिक स्तर पर आकलन के लिए विषय परक प्रकार की परीक्षा का आयोजन किया जाता है। गणित और दूसरे पाठ्येतर क्षेत्रों के बीच संबंधों को उजागर किया जाता है। क्या करें, उजागर किया जाता है। तो इसमें कौन सा सही है, तो देखो दोस्तों, ये कह रहा है गणित के अधिगम में भाषा और संवादों की भूमिका पर उचित ध्यान देना, सही बात है। सही कह रहा है कि हम ध्यान देना चाहिए भाषा पर। अध्यापक स्वीकार करता है कि दी गई अन्योन्य क्रिया को विभिन्न विद्यार्थी अलग अलग प्रकार से समझे, हाँ सही बात है, अलग अलग तरीके से समझाइए उनको। प्राथमिक स्तर पर आकलन के लिए विषय परक प्रकार की परीक्षा का आयोजन, आकलन के लिए परीक्षा का आयोजन, ये तो कोई बात नहीं। प्राथमिक स्तर पर परीक्षा का आयोजन कैसे, बच्चे इतने समझदार भी नहीं होते, तो ये थोड़ा ठीक नहीं लग रहा हमें। आगे गणित गणित और दूसरे पाठ्येतर क्षेत्रों के बीच संबंधों को उजागर, हाँ एक चीज का दूसरे में एग्जाम्पल दे के उनको उनके उनको दोनों विषयों को कोरिलेट करें, यानी उनको एक दूसरे से जोड़ने की कोशिश करें, ये भी सही बात है। तो हमें क्या बताना है, कौन सा सही नहीं माना जा सकता। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन सी, ये सही नहीं माना सकता। देखो तीन तो ये सही है कहीं तक, तो ये जो ऑप्शन थर्ड है ये सही नहीं माना सकता। आगे बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन से कथन की सहमति गणित के संरचनात्मक यानी रचनावादी दृष्टिकोण से की जा सकती है। तो ऑप्शन ए गणित तथ्यों को सीखने के बारे में है। गणितज्ञों से सच्चाई का आविष्कार अपेक्षित होना चाहिए। अरे भाई गणितज्ञों से सच्चाई का क्या होता है, ये तो कोई बात नहीं हुई। गणितज्ञों से सच्चाई का आविष्कार कोई नहीं। ये कह रहा है गणित पूर्णतः विषय परक है। मानस दर्शन गणित का महत्वपूर्ण पहलू है। गणित पूर्णतः विषय परक है, पूरी तरीके से विषय परक तो नहीं है, ये भी बात गलत होगी। गणित तथ्यों को सीखने के बारे में है, तथ्यों को सीखने के बारे में, तो ये भी बात कुछ जमी नहीं दोस्तों। ये कह रहा है कि गणित तथ्यों को सीखने के बारे में, हाँ चलो मान सकते हैं कहीं से, लेकिन हमें क्या बताना है, जो सबसे ज्यादा सही होता है वो बताना है। हालांकि ऑप्शन एक से ज्यादा भी सही हो सकते हैं। ये क्या कह रहा है, मानस दर्शन गणित का महत्वपूर्ण पहलू है, ये ज्यादा ठीक लग रहा है, क्योंकि मानस दर्शन यानी हमारे अंदर, पता है जो गणित होता है, गणित के माध्यम से हमारे अंदर जो सोचने समझने की शक्ति पैदा हो जाती है। गणित के माध्यम से हम बहुत यानी एक अच्छे लेवल पर सोचने लगते हैं और तर्क करने की शक्ति भी आ जाती है इन सब चीज़ों से, यानी हम चीज़ों को जोड़ना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये ज़्यादा ठीक लग रहा है, ये वाला ऑप्शन, यानी मानस दर्शन गणित का महत्वपूर्ण पहलू है, ये ऑप्शन ज़्यादा ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप बच्चों में त्रिविम समझ यानी 3D, क्या 3D समझ को विकसित करने के लिए अधिक उपयुक्त है। बोतल के ऊपरी दृश्य को चित्रित करना, यानी बोतल है, बोतल का ऊपरी भाग को चित्रित कर देंगे। हाँ देखो बोतल का अगर फिगर बनाओगे तो 3D में ही बनेगा। मानचित्र पर शहरों के स्थान का, भाई मानचित्र बना लिया, शहर शहर यहाँ पे डिनोट कर दिए, आगरा, ये दिल्ली, तो ये कैसे हो जाएगा, ये तो गलत बात है। चंद्रमा के उदय होने का समय, ये भी, इससे भी कुछ नहीं पता चला, ये भी तो 2D फिगर हो जाएगा। संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित करना, इससे भी 3D का क्या मतलब है, कोई मतलब नहीं। लेकिन अगर बोतल बनाएंगे तो ये 3D मतलब है, ये 3D फिगर है, यानी 3D, उससे बच्चों के अंदर 3D सोच जाएगी यानी बोतल के ऊपरी दृश्य का चित्रित करेंगे तो वो सोचेंगे, अगर ऊपरी का बनाएंगे तो पूरी बोतल के बारे में सोचने लग जाएंगे, क्या करेंगे कि हाँ बोतल ऐसी होती है, तो उनके अंदर 3D सोच विकसित होगी। तो आगे चलते हैं दोस्तों, चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 कह रहा है गणित के अधिगम के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है, क्या बताना है, सही नहीं है। ये कह रहा है गणित में उत्कृष्ट प्रदर्शन की, आपको दिख रहा है कि नहीं,
ये कह रहा है गणित में उत्कृष्ट प्रदर्शन की प्रतिभा स्वाभाविक होती है। क्या होती है? स्वाभाविक होती है। भैया जन्मजात तो किसी में नहीं होती। जो ज़्यादा प्रैक्टिस करेगा, ज़्यादा सवाल लगाएगा, ज़्यादा सीखा उसकी अच्छी होगी, जो नहीं पढ़ेगा उसकी नहीं होगी, ज़्यादा अच्छी नहीं होगी। तो इसका ये यानी ये तो गलत बात हो गई। ये गलत बात होगी। अध्यापक के सीखने वाले के प्रति विचारों का अधिगम परिणामों में प्रभावशाली असर होता है। बिल्कुल सही बात है। विद्यार्थी की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि का गणित के निष्पादन पर असर होता है। हाँ, बिल्कुल असर होता है। विद्यालय में दिए जाने वाले निर्देशों की भाषा का असर बच्चों के गणित प्रदर्शन पर होता है। बिल्कुल सही बात है। लेकिन हमें क्या बताना सही नहीं है, तो यानी ये पहला ही सही नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा सही है? ए सही है। ये 3 तो सही है लेकिन ये वाला गलत है, तो इसका आंसर यही राइट आंसर है। निम्नलिखित में से शाब्दिक समस्या के प्रकार को